जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और यहाँ पर देखिए फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा एक एक करके। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, निबंध, गद्यांश, पद्यांश, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, ऑल टोटल बताऊंगा इसमें सारी चीज़ें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर बताते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टाइम आपका होगा, समय यहाँ पर जो होगा आपका 3 घंटा 15 मिनट होगा। ये निर्देश दिए हैं इसमें। जो प्रारंभ के जो होते हैं 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यह जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ होगा और खंड बा होगा। देखिए खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपको एक OMR सीट मिलेगी, उसी पर भरना होगा। तो ये 20 जो क्वेश्चन बताऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना। और बाकी खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, जो भी वो भी बताते चलूंगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता चलूंगा। पहला है, करुणालय के रचनाकार कौन है? मोहन, राकेश की, फणीश्वर नारायण, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। तो इसके रचनाकार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर बताना। अभी मैं आप लोगों को इसका जो है राइट आंसर आखिर में बताऊंगा वीडियो के, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगला है यहाँ पर, छड़दा किसकी रचना है? जो छड़दा होती है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी की, जयशंकर प्रसाद। तो छड़दा है ये यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, राहुल सांकृत्यायन। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है यहाँ पर? तो राहुल सांकृत्यायन जी हो जाएंगे। अगला है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? रांगे यहाँ पर रांगे राघव की, यहाँ पर धर्मवीर भारती की, भगवती चरण वर्मा की, मन्नू भंडारी। तो देखिए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला है, देखिए दीप शिखा किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो छड़दा भी और यहाँ पर दीप शिखा, ये दोनों हमारे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 2 प्रिंट हो गए हैं क्वेश्चन और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंट करे। अगला यहाँ पर, खुमान रासों के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए चंद्रप्रद दाई की, मंजन की, दलपत विजय की, जगनिक। तो देखिए यहाँ पर जगनिक के परमाल रासों के रचनाकार यहाँ पर कार हैं कि जगनिक परमाल रासों के रचनाकार हैं, ये ध्यान रखना। तो दलपत विजय खुमान रासों के हैं और यहाँ पर इसी प्रकार से ये दोनों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर, श्री रामचरितमानस रचना है किसकी है? भूषण की, तुलसीदास, बिहारी लाल की, पद्माकर। तो जो श्री रामचरितमानस ये एक महाकाव्य भी है, आपको ध्यान रखना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये तुलसीदास जी की रचना। अगला है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? ये भी एक महाकाव्य है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? ये भी एक महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। इसके यहाँ पर कवि कौन है या फिर रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला है, अब देखिए जो यहाँ पर पाँच नंबर के यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। बाकी आपके जो होंगे क्वेश्चन, ये आपके जो होंगे इसमें रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें एक एक नंबर के पूछे जाएंगे MCQ में। जैसे यहाँ पर शोक का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर शोक का स्थायी भाव करुण रस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? करुण रस। तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो होता है कि आपका करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शोक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शोक किसका यहाँ पर स्थायी भाव है? सही है, सॉरी, यहाँ पर शोक जो किसका स्थायी भाव है? तो करुण रस का ही स्थायी भाव है। और यहाँ पर जो पूछा जाए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 ही रस पूछे जाएंगे। अगला, पीपल पात सरिस मन डोला में अलंकार है। तो इसमें देखिए हमारा क्या, हमारा जो मन होता है ये पीपल के पत्ते की तरह डोलता है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की गई। तो जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ पर यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उसके बाद में, जो सिमरत सिद्धि होय गन्नाय करिवर बदन और करव अनुग्रह सोय बुद्धिराज सुगुन सदन में कौन सा छंद है? तो इसमें देखिए हमारा कौन सा छंद हो जाए? 2 ही छंद पूछे जाएंगे, रोला और सोरठा। उसमें देखिए जो रोला छंद होता है उसमें देखिए यहाँ पर 24 मात्राएं होंगी और चारों चरण में एक एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन बीच में कामा नहीं लगते इसमें, लेकिन बीच में कामा लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसमें 2 ही चरण है, मतलब इसमें देखिए कम उस चरण में यहाँ पर कितनी 24 मात्राएं रोला छंद में होंगी, सोरठा में 11 पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें चाहे गिन लेना, यहाँ पर सोरठा ही छंद निकलेगा। अगला है, अभिलाषा में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना।
तो जो अभि शब्द है यही क्या है, हमारा उपसर्ग है। अभिधन लासा, जिसका यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, अभिलाषा बन जाएगा। ठीक है, शताब्दी में कौन सा समास है, तो शताब्दी में यहाँ पर ये देखिए संख्यावाचक आ गया, तो यहाँ पर 100 वर्षों का समूह हो गया या फिर समाहार हो गया, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। क्या होगा, द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक, जिसमें संख्यावाचक हो जैसे शताब्दी, सप्तऋषि, नवरत्न, पंचपात्र, इस प्रकार से कोई भी हो, चारपाई, तो ये सभी हमारे द्विगु समास में आएंगे। द्वंद्व समास में जैसे यहाँ पर माता पिता, वीडियो को पूरा देखना, अभी सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ऊंचा नीचा, ठीक है, इस प्रकार से नीचा, यहाँ पर ऊंचा, इस प्रकार से जो होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा हो या और लिखा हो, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। उसके बाद में अगला है काज का, यहाँ पर तत्सम रूप होगा, तो कार्य होता है। क्या होता है, कार्य होता है। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, देखिए महेश जो होते हैं ये यहाँ पर शंकर भगवान के पर्यायवाची हैं। देवेश, सुरेश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हैं, लेकिन जो गणपति है ये क्या है, ये गणेश का पर्यायवाची। अगला है शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम कहलाता है, तो ये पदक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पदक्रम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद लगा है, तो ये भाववाच्य लगा है। क्या है, भाववाच्य। अब देखिए वाक्य कितने अंग हैं, तो वाक्य यहाँ पर 4 अंग माने गए हैं। कितने, 4 अंग माने गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला स्मृत का यहाँ पर षष्ठी एक वचन रूप होगा, तो देखिए इसमें तब ते दोनों होते हैं, तो इस ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ते भी है तब भी है, लेकिन एक ही ऑप्शन में मिलेगा, मैंने यहाँ पर गलत प्रिंट कर दिया, इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर तब ते दोनों यहाँ पर एक वचन होते हैं स्मृत के। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, इसमें 21वां 6 नंबर का पूछा जाएगा, और ये यहाँ पर गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जिसमें एक यहाँ पर कावाला ये पूछा जाएगा और खावाला पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक ही करना है। तो इसमें देखिए भारतीय संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसमें संस्कृत पहले ही शब्द दे दिया गया, तो समझ लो ये हमारे भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। और इसके यहाँ पर लेखक कौन है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताते चलूँगा, सभी का एक ही आपको करना है जो आपको पता हो। जैसे यहाँ पर हमें ये खावाला पता है, इसमें मैंने बता दिया भारतीय संस्कृत का है, और इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या सारी चीज़ें बताता चलूँगा। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत के स्मारक हो जाएगा, और आज तो तरुण वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों एक ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो पाठ का नाम है क्या लिखूं है, क्या पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं, पाठ का नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर 2024 में भी आया था। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या और गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए संदर्भ इस प्रकार से लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर क्या लिखूं नामक पाठ से संकलित है, और इसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इस प्रकार से। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, अब जो यहाँ पर ये जो रेखा खींची हुई यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या आपको नहीं करना। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इतने की व्याख्या करना कि आज का साहित्यकार एक तरुण, आगे इसका हो जाएगा यहाँ पर व्याख्या की तरुण की तरह यहाँ पर भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है, जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी आधुनिक नहीं रहता। इसी जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं, इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब देखिए एक जो क्वेश्चन होता है प्रगतिशील साहित्य में यहाँ पर अतीत का स्मारक क्यों कहा गया, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाएगा। देखिए हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके भविष्य में यहाँ पर गौरव निहित है, पर कुछ समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत के स्मारक हो जाएगा। क्या है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनका यहाँ पर साहित्य का भी क्या है, अतीत का स्मारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इसी प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाता है। तो देखिए प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। इस प्रकार से तो बहुत सिंपल सा है, आगे इसी में मिल जाएगा, तो इसी प्रकार से आप लोग इसको कर लेना। अब बाकी मैं आप लोगों को इसका बता देता हूँ, लेखक ने भारतीय संस्कृत के किस तत्व पर बल दिया है। तो देखिए यहाँ पर
इसमें, और इसी का आंसर इसमें भी मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको गद्यांश वाला करना है। अब देखिए यहाँ पर 22वां पूछा जाएगा, ये पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको सेम 6 नंबर का पूछा जाएगा। का खा 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना। अवगत गद्य समझे नहीं, यहाँ पर कहत न आवे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, यहाँ पर अंतर्गत ही भावे। या देखिए इसमें सूर शब्द दे दिया है, तो समझ लो पद नामक शीर्षक है, उसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है। बाकी ये देखिए इसका अनुवाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, व्याख्या। ये वाला जो है अथवा करके एक और आएगा, 2 ही करने हैं, मतलब एक करना है, 2 पूछे जाएंगे। खा वाला कि मेरी भव आधार और राधा नागर सोए, जातन की छाई पर श्याम हरित दूत होए। तो ये हमारा भक्ति नीति से लिया गया है, और इसके कवि कौन है, बिहारी लाल जी हैं। कौन है, बिहारी लाल जी। तो इसका कैसे करना, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो इसको कैसे करना, प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खा ऐसे डाल देना है। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नीति नामक यहाँ पर नामक पाठ से संकलित है। और इसके रचयिता, देखिए जब पद्यांश लिखोगे तो इसमें रचयिता लिखा जाता है, गद्यांश में यहाँ पर क्या लिखा जाता है, लेखक लिखा जाता है। तो इसके यहाँ पर रचयिता कौन है, बिहारी लाल जी हैं। कौन है, बिहारी लाल जी। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर देना। रेखांकित अंश की व्याख्या, आप देखिए मेरी भव आधार और राधा नागर सोई, जातन की छाई पर श्याम हरित दूत होए। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, दोनों यहाँ पर लाइन में व्याख्या, यहाँ पर रेखा खींची हुई है, तो दोनों लाइन की व्याख्या करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए मेरी सांसारिक बाधाओं के यहाँ पर वे चतुर राधिका जी, इनके शरीर की झलक पड़ने से ही क्या है भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और यहाँ पर हरण करें। बस सिंपल सा होता है। इसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। उसके बाद में एक प्रश्न है, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए यहाँ पर श्लेष और अनुप्रास अलंकार दोनों है। मेरी भव आधार और राधा नागर सोई, जातन की छाई पर श्यामा हरित हुए, बार बार इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 23वां है, इसमें 2 पूछे जाएंगे। संस्कृत गद्यांश में से आपको क्या करना होगा, संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा 5 नंबर का। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले मानव जीवनम संस्कृतम येषाम यथा समयम नमाम विचाराधाराम स्वीकारोत। तो ये देखिए हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बताया हुआ है, लेकिन ये देखिए अथवा करके एक और आएगा खा वाला, इनमें से एक ही करना है। तो इसका मैं आप लोगों को अनुवाद बताता चलूँगा और यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23वें का खा डालना है। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। संदर्भ इसका कैसे लिखना है कि संस्कृत वाला जो खंड होता है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। अब देखिए कोई भी यहाँ पर पैराग्राफ आ जाए, केवल यहाँ पर पाठ का नाम ऐड कर देना है, चेंज कर देना है। बाकी सेम आपको संदर्भ ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ्य से संकलित है। बस सिंपल सा, इसमें लेखक लेखक होते नहीं, ना ही आपको प्रसंग लिखना। बहुत सारे लोग बताते हैं कि प्रसंग भी लिखो, देखिए प्रसंग आपको नहीं लिखना है। तो इसी प्रकार से करना। अब अनुवाद हेडिंग डालकर देखिए इसका अनुवाद भी बताता चलूँगा। क्या लिखा है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तर दान्तुं समर्थम ना अभवत अतः ग्रामीणा अवद, यहाँ पर अवदत अहम अस्या पहेलिका या उत्तरम ना जानाम। तो देखिए इसका अनुवाद हो जाएगा कि नागरिक ने क्या है, नागरिक बहुकालम यावत अचिंतयत। उसके बाद में यहाँ पर नागरिक ने यहाँ पर बहुत समय तक सोचा, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में यहाँ पर समर्थ ना हुआ। ना अभवत अतः ग्रामीणा अवदत अहम अस्या पहेलिकाया उत्तर ना जानामि। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि इसलिए ग्रामीण ने यह यहाँ पर से कहा कि उत्तर, यहाँ पर से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर इदम श्रुत्वा ग्रामीणा यहाँ पर अकथयत यत भवान उत्तरम ना जानाति तर ददात 10 रूपकाणि। कहता है कि मतलब यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते तो यहाँ पर मुझे 10 रुपये दीजिए। फिर उसके बाद में अतः म्लान मुखेन नागरिकेण शर्त या अनुसारम 10 रूपकाणि ददाते। और यहाँ पर जो यहाँ पर इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार यहाँ पर उसको 10 रुपये नागरिक यहाँ पर ग्रामीण को दे दिए। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए पद्यांश का आपको आएगा, यहाँ पर जो संस्कृत श्लोक होते हैं ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी 2 पूछे जाएंगे श्लोक, इनमें से एक ही करना चाहिए, इसका आंसर 2 या फिर इसका। देखिए मैंने मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र गोचरं साकाशी के निमित्ते, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं। ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। मैं आप लोगों को इसको बताऊँगा अनुवाद से, ठीक है। तो इसको कैसे करना है,
तो देखिए प्रश्न नंबर कितना है, 24वां है। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 24 ऐसे डाल देना, संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, श्लोक वाला तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश होता तो यहाँ पर गद्यांश लिखते, लेकिन ये श्लोक है, श्लोक होते हैं 2 ही लाइन के होते हैं, तो यहाँ पर श्लोक डाल देना। बाकी यहाँ पर सेम हुई होता है कि खंड के आरूढ़ श्वेत केतु संवाद नामक पाठ से संकलित है। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये श्लोक आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा, यथा सौम्यकेन, यहाँ पर नखन क्रंतनेन सर्वम, उसके बाद में कारसाणायसम यहाँ पर विख्यात, उसके बाद में यहाँ पर स्याद्वाचारंभणम, फिर विकारो नामधेयम कृष्णाय समित्यो सत्यमेव सौम्यसा आदेशो भवती। इसका देखिए अनुवाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, हे सौम्य, जिस प्रकार एक यहाँ पर नख क्रंतन, जिसको नहन्ना भी बोलते हैं, के ज्ञान का यहाँ पर के ज्ञान से यहाँ पर संपूर्ण लोहे के यहाँ पर पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकारवाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, केवल सत्य लोहे है, यहाँ पर लोहा है, और यहाँ पर हे सौम्य ऐसा वह आदेश भी है। इस प्रकार से इसका अनुवाद कर देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 नंबर के पूछे जाते हैं। खंड काव्य अपने अपने जिले वाइज होते हैं, जो आपके ज़िले में खंड काव्य हो वही करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसलिए देखिए आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो आपके ज़िले में हो वो खंड काव्य करना है। जैसे मातृभूमि आपके ज़िले में हो, मुक्तिदूत, यहाँ पर अग्र पूजा या कोई भी हो, जो आपके ज़िले में हो वही करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बाकी देखिए 26वें का कावाला पूछा जाएगा, लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, और इन तीनों में से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताऊँगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, बाकी आप लोग इसको तैयार भी कर लेना। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का वाला डाल देना, फिर सी वाला ऐसे कर देना, जो भी करोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डाल देना है, फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव यहाँ पर 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये क्या है, अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए, और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। क्या है उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना है कि इनके पिता की यहाँ पर नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। उसके बाद में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के यहाँ पर कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के यहाँ पर मैं नाम लिखाया, किंतु यहाँ पर क्या है, गणित में यहाँ पर कमज़ोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के यहाँ पर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए, और यहाँ पर कुछ दिनों तक यहाँ पर नागरणी पंचाणी सभा पत्रिका का संपादन भी किया, और यहाँ पर तदंतर यहाँ पर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई, और यहाँ पर 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए, और श्वास का दौरा पड़ने पर यहाँ पर 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं में रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, चिंतामणि आदि इनकी रचनाएं। तो इस प्रकार से आप लोग लेखक का जीवन परिचय लिख देना, बड़ी आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए कवि का सेम होता, 5 नंबर का पूछा जाता, 3 पूछे जाते, इनमें से एक ही करना है। तो यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का खा डाल देना, सूरदास जो भी करोगे, फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखना है कि सूरदास का जन्म आगरा मथुरा जाने वाली सड़क पर क्या है, रुनकता नामक यहाँ पर ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में विद्वानों में यहाँ पर इनके जन्मांध होने के संदर्भ में यहाँ पर क्या संबंध में मतभेद है। सूरदास काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन मिलता है, उसके बाद में यहाँ पर वैसा किसी जन्मांध से यहाँ पर कभी भी संभव नहीं हो सकता। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उसके बाद में यहाँ पर 18 वर्ष तक यहाँ पर गांव में रहकर संगीत का अध्ययन किया। यहाँ सत्संग के यहाँ पर प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया, और बचपन से ही विरक्त हो गए। एक गौ घाट पर रहने लगे, और यहाँ पर इन्होंने वल्लभाचार्य को एक पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर यहाँ पर इन्होंने कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ मंदिर के यहाँ पर में कीर्तन करने लगे। सूरदास जी अष्टछाप यहाँ पर के सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। उसके बाद में इनकी मृत्यु पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हो गई। बाकी इनकी देखिए रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इस प्रकार से रचना हेडिंग डालकर आपको लिख देना है।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक श्लोक पूछा जाएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आप लोग एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो कम से कम 3 आप लोग श्लोक तैयार कर लो। और ये श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधम, यहाँ पर क्रोधम हिलान सोचत, उसके बाद में कामम हित्वा वान भवत लोभम हित्वा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सुखी भवत, क्रोधम हित्वा सोचत। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, 2 नंबर ये मिल जाएंगे। बाकी आपके यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 ही करने इनमें से, ये संस्कृत खंड से पूछे जाएंगे, तो इनमें से 2 ही करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहला हमारा क्या था, वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थित था, तो वाराणसी नगरी गंगाया कुले स्थित था, गुड़ा केन वर्धते। तो यहाँ पर जो गुड़ा होता है, यहाँ पर विनयन गुड़ा वर्धते। उसके बाद में भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश से, तो देखिए जो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः येषां दिव्य संदेशे भारतीय संस्कृति अस्ति। अगला हमारा है कि चंद्रशेखरा का आसीत्, तो चंद्रशेखरा यहाँ पर देशभक्ता चा आसीत्। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 29वां पूछा जाएगा, ये श्लोक पूछे जाए, सॉरी यहाँ पर निबंध पूछा जाएगा 7 नंबर का। ये इतने पूछे जाएंगे, इनमें से एक पर आपको 5 निबंध पूछे जाएंगे, इनमें से एक पर आपको निबंध लिखना है। और ये ध्यान रखना, जीवन परिचय हो, खंड काव्य हो, निबंध हो, पत्र लेखन, ये न्यू पेज से लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिख लेना। मैंने इस पर आप लोगों को एक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे निबंध लिखा जाता है, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये पत्र लेखन आएगा, 4 नंबर का आएगा, 2 आएंगे इतवार के, 1 ही करना है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि आपको पत्र कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ डेमो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सेवा में लिखा जाता है, फिर यहाँ पर कामा लगाया जाता है, फिर यहाँ पर जो भी हो मुख्य नगर अधिकारी का नाम लिखा जाता है, फिर नगर निगम बेनिगम जो भी हो इस प्रकार से डाला जाता है, फिर विषय आप काले पेन से डाला जाता है, महोदय लिखा जाता है, कामा लगाया जाता है, फिर जो ये लिखा था सेम इसी के नीचे से यहाँ से शुरू करना होता है। पहले पैराग्राफ में आपको कारण बताना होता है, दूसरे में आपका निवारण, फिर धन्यवाद। इस तरफ आपको लिखना होता है कि आपका भवदी जो भी हो, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो मैंने पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है अच्छी तरीके से। बाकी मैंने जो प्रश्न बताया था उसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।